फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। और मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज हम बात करने वाले हैं एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग के लेक्चर नंबर 5 की, और जो हमारा 5th लेक्चर होगा इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्टोन एंड ब्रिक मेसनरी की। लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि ये जो ई बुक है, जो पीडीएफ की, ये पीडीएफ कहो या ई बुक कहो, अगर आपको ये परचेज करनी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और साथ ही साथ एक चीज़ और कि IAS 800 और IAS 456 की वीडियो सीरीज जो मैंने बनाई थी उसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, वहाँ से जाके दोनों वीडियोस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। IAS 800 और IAS 456 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC JEE ES या फिर किसी अदर स्टेट एग्जाम की, तो इन वीडियोस की देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कोर्ट से हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तीसरी जो रिक्वेस्ट है मेरी वो ये है कि ये जो वीडियो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, ठीक है ना। जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितने सब्सक्राइबर होंगे, उतना ही मेरे लिए फ़ायदेमंद है और उतना ही उन लोगों तक पहुँच पाएगा जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं स्टोन एंड ब्रिक मेसनरी की। स्टोन एंड ब्रिक मेसनरी के लिए मैंने आपको बताया था कि जनरली जो मेजरमेंट किया जाता है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, ठीक है। लेकिन स्पेशल केस ये होता है, अगर आपकी वॉल की थिकनेस 10 सेंटीमीटर है तो इसका मेजरमेंट किया जाएगा इसमें मीटर स्क्वायर में, हनीकॉम स्ट्रक्चर होगी। साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रेसिंग ऑफ स्टोन किस में की जाती है, मीटर स्क्वायर में की जाती है। तो ये एक नई चीज़ है जो आपको यहाँ पता चली है कि ड्रेसिंग ऑफ स्टोन जो होती है वो भी किस में होती है, मीटर स्क्वायर में होती है। ओके, अब इम्पोर्टेंट जो चीज़ अब आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी नई, वो ये है डिडक्शंस, कि जो मेजनरी वर्क होता है उसमें कुछ ना कुछ डिडक्शन किए जाते हैं। अभी डिडक्शन समझना कितने किए जाते हैं। तो डिडक्शन के लिए क्राइटेरिया देखना कि एक तो क्राइटेरिया होता है 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया होता है, एक होता है 0.05 मीटर स्क्वायर का एरिया। अगर आपके कहीं पर जो ओपनिंग है वो ओपनिंग 0.01 मीटर स्क्वायर की है तो कोई डिडक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके एंड पर कोई एंड पॉइंट है, उस एंड में एंड ऑफ बीम, राफ्टर या पर्लिन का केस आ जाता है, अगर वहाँ पर एरिया आपके 0.05 मीटर स्क्वायर है तो भी यहाँ पे क्या है कि नो डिडक्शन का केस आएगा। यानी कि ब्रिक मेसनरी में नो डिडक्शन का जो केस होता है वो क्या होता है, दो एरिया पर डिपेंड करता है। एक तो आपकी कोई भी ओपनिंग हो जिसका एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर से कम है या इसके बराबर, तो कोई डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। इससे अगर कम है तो कोई डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर एंड ऑफ द बीम है, पर्लिन है, राफ्टर वगैरह है, तो वहाँ पर अगर एरिया आपको 0.05 मीटर स्क्वायर है तो भी कोई डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एरिया हो जाता है तो डिडक्शन होगा, या 0.1 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो गया तो डिडक्शन किया जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ध्यान रखना कि ये दोनों ही चीज़ें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं काफ़ी बार, ठीक है ना, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो याद रखना। अब बात कर लेते हैं स्टील एंड आयरन वर्क की। स्टील एंड आयरन वर्क जो आपका किया जाता है, स्टील आयरन वर्क में आपको याद रखना है कि सबसे पहली चीज़ क्या, कि डेंसिटी कितनी होती है स्टील की। जो स्टील हम यूज़ में लेते हैं स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर जो स्टील जो हम बोलते हैं, उस स्ट्रक्चरल स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपकी डेंसिटी है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में ये पूछा गया था कि डेंसिटी कितनी होती है स्टील की, है ना, स्ट्रक्चर स्टील की। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि जो आरसीसी का जो वॉल्यूम है, उस आरसीसी के वॉल्यूम का लगभग 0.6 से लेके 0.1% तक का हमारा क्या है, रेनफोर्समेंट काम में आ जाता है किसी भी प्रोजेक्ट में। ये अप्रोक्सीमेट डेटा है, ठीक है ना, ये जनरल डेटा है, जनरली इतना रेनफोर्समेंट काम में आ जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ सीखने को मिलेगी, नई चीज़ के आपसे एग्जाम में ऐसा हो सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको कोई रेनफोर्समेंट दे दिया, बोल दिया 5 मीटर का ये रेनफोर्समेंट है, जिसका डायमीटर भी आपको पता है, डायमीटर है आपका 8 mm, और आपसे बोल दिया जाएगा बताइए इसका वेट कितना होगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 5 मीटर का कोई रेनफोर्समेंट है, डायमीटर 8 mm है, तो बताइए इसका वेट कितना होगा। या फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रक खड़ा है आपके सामने, ठीक है ना, ट्रक लोडेड है आपके सामने, ट्रक लोडेड है, और उस ट्रक का क्या करना है, आपको बोल दिया जाएगा कि बताइए इस ट्रक में जो रेनफोर्समेंट है, ठीक है ना, इस ट्रक में क्या है, रेनफोर्समेंट रखा हुआ है, और आपको बोल देगा कितनी बार है। मान लीजिए इसमें 50 बार्स रखी हुई हैं और हर बार की लेंथ कितनी है, 5 मीटर है मान लीजिए, ठीक है ना, और डायमीटर कितना है, 8 mm है। तो बताइए इसमें वेट कितना होगा। हो सकता है ना आपसे वेट कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, या आपको साइड पर आप खड़े हो तब आपको आइडिया लगाना होगा कि लगभग कितना वेट होगा। तो उस केस में क्या करना होता है, आपको याद रखना होता है कि वेट जो होता है पर मीटर लेंथ में, जैसे मान लीजिए 1 मीटर की बार है, 1 मीटर की बार है, इस 1 मीटर की बार का जो वेट है वो कितना होगा,
तो 1 मीटर की बार का वेट होता है d²/162.2 किलोग्राम पर मीटर। अब यहाँ पे याद ये रखना है कि जो d है, बेसिकली जो d है, इस d का जो हम स्क्वायर कर रहे हैं, ये d है डायमीटर, याद रखना ये डायमीटर, और डायमीटर भी किसमें, mm में है, ठीक है, ये किसमें है, mm में है, ये आपको याद रखना है। और अब क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे बहुत सारे, वहां पर मैं क्वेश्चन के थ्रू में आपको ये चीज समझा दूंगा। फिलहाल याद रखना है कि d²/162.2 ये क्या है, किलोग्राम पर मीटर में वैल्यू देता है किसी भी रेनफोर्समेंट या किसी भी बार के वेट की। इससे रिलेटेड मैंने आपको ये पूरा समझा भी रखा है, इसकी डिटेल भी मैंने बता रखी है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल ऑलरेडी वीडियो और क्वेश्चन भी कर रखे हैं, फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। याद रखना है कि जो डायमीटर वो किसमें है, mm में है। तो ये जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताता चल रहा हूँ, आपको सिर्फ क्या करना है, सुनना है, और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ स्टार मार्क करके उनको याद रखना है, फ्यूचर के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं प्लास्टर एंड पॉइंटिंग वर्क के बारे में। प्लास्टर और पॉइंटिंग वर्क में सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी लास्ट में, और फिर बता देता हूँ लास्ट वीडियो में, कि इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो किसमें होता है, मीटर स्क्वायर, यानी सरफेस वर्क किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। प्लास्टर की जो जनरल थिकनेस होती है वो कितनी होती है, वो होती है 12 mm, और ये क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 बार रिपीट हो चुका है। प्लास्टर की जनरल थिकनेस कितनी होती है, जनरल थिकनेस कितनी होती है, 12 mm होती है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात कर लेते हैं डिडक्शंस की। भाई देखो, मेजनरी में डिडक्शन हो रहा है तो प्लास्टर में भी डिडक्शन होगा, तो प्लास्टर में डिडक्शन कितना होता है ये ध्यान रख लीजिए। तो प्लास्टर में आपको याद रखना है पहला कंसेप्ट, नो डिडक्शन का केस। डिडक्शन कब नहीं होगा, अगर आपकी ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से क्या है, कम है, क्या है, कम है। यहाँ पे ये क्या आएगा, लेस आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, लेस देन, यहाँ पे क्या है, मिस प्रिंट है, यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन। अगर आपकी ओपनिंग क्या है, लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर है, देन आपका क्या हो जाएगा, नो डिडक्शन का केस आएगा, ठीक है ना। अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से लेस देन है तो आपका क्या आएगा, नो डिडक्शन का केस आएगा। इफ द एरिया ओपनिंग बिटवीन 0.5 to 3 मीटर स्क्वायर देन वन साइड डिडक्शन, यानी कि जैसे मान लीजिए ब्रिक वर्क है, ये कोई वॉल है और ओपनिंग यहाँ पर रखी गई है, ठीक है ना, कोई भी ओपनिंग रखी गई है, यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग रखी गई वॉल में, अगर उस ओपनिंग का एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, 0.5 मीटर स्क्वायर से लेके 3 मीटर स्क्वायर के बीच में है, तो उस केस में क्या है, सिर्फ एक तरफ आपको डिडक्शन करना होगा, ओनली वन साइड में डिडक्शन करना है। लेकिन अगर आपकी ओपनिंग का एरिया 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो आपको बोथ साइड में क्या करना होगा, डिडक्शन करना होगा, पेंटिंग में या प्लास्टरिंग में। ओके, नेक्स्ट आपका डिडक्शन नहीं होगा, यानी नो डिडक्शन का केस आ जाएगा एंड ऑफ द बीम, एंड ऑफ द राफ्टर और एंड ऑफ द पर्लिन के केस में। लास्ट में जब मेजनरी का केस था, जब मैं बता रहा था 0.05 मीटर स्क्वायर से अगर वैल्यू कम होती थी तब ये क्या होता था, नो डिडक्शन का केस आता था, किसमें, मेजनरी में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू 0 हो गई है, किसमें, अगर आपका प्लास्टरिंग का वर्क है, मतलब प्लास्टरिंग में डिडक्शन नहीं होता है, एंड ऑफ द बीम, एंड ऑफ द पर्लिन, एंड ऑफ द राफ्टर के केस में बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं किया जाता है, चाहे कितना भी एरिया हो इसका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना अच्छे तरीके से। और इंपॉर्टेंट कुछ लाइन्स है ये भी याद रख सकते हैं कि जो आरसीसी वर्क होता है, पीसीसी वर्क होता है, रेनफोर्समेंट वर्क होता है, इन सबको किसमें यूज किया जाता है, मेजर किसमें किया जाता है, मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जितना भी आरसीसी वर्क होगा, पीसीसी वर्क होगा, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क होगा, इन सबका मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में किया जाएगा। जितना भी ये वर्क हो रहा है ये सरफेस के अकॉर्डिंग हो रहा है, तब उसके बाद केस में बात कर रहा हूँ मैं ना, सरफेस के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। जाली वर्क होगा, रोलिंग शटरिंग होंगे, प्लाईवुड होगा, नेट वायरिंग होगी, लेमिनेटेड बोर्ड वगैरह होंगे, इनकी मेजरमेंट भी किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में किया जाता है, ठीक है ना। तो सरफेस से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे, या फिर आपकी थिकनेस जो होती है, थिकनेस कभी भी स्पेसिफाइड कर दी है आपके, तब भी क्या होगा कि मेजरमेंट किसमें होगा, मीटर स्क्वायर में होगा हमेशा। ओके, अब एक और नई चीज बता रहा हूँ जो आपने बहुत कम पढ़ा होगा या आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगी, कि पेंटिंग जब की जाती है शीट्स की तो उस केस में क्या है, एरिया इंक्रीज कर दिया जाता है। तो कितना इंक्रीज करते हैं एरिया किस केस में, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसा मत सोचना ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में 2 या 3 बार पूछा जा चुका है, और स्टेट एग्जाम में 4 से 5 बार आ चुका है। जैसे एमपी पीएससी का जो पेपर, एमपी सब इंजीनियर का जो पेपर होता था उसमें ये क्वेश्चन आया था। उसके अलावा डब्ल्यूआरडी का एक पेपर हुआ था राजस्थान में, जेई का, उसमें ये आया था। और उसके अलावा अदर भी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये तो मैंने खुद ने देखे हैं पेपर्स, उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा एसएससी जेई में भी है, अगर एसएससी जेई को ओल्ड पेपर्स करोगे आप, वहाँ देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आपके पास में गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट है तो उसमें ये एरिया इंक्रीज किया जाता है 14%। मान लीजिए आपके पास में एसी शीट्स है, लार्ज कोगुलेटेड है, तो उसमें ये 20% किया जाता है। और मान लीजिए सेमी कोगुलेटेड एसी शीट्स है तो उस केस में 10% किया जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, यहाँ पे आता है कोगुलेटेड का मतलब क्या है। देखो जो शीट्स बनाई जाती है ना, आपने देखी होंगी, जिन्हें हम सीमेंट की चद्दरें बोल देते हैं, उनको शीट्स बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। तो जैसे ये शीट है आपकी,
तो इस तरह से होती है शीट, इस तरह से उसमें क्या होता है, वेव्स टाइप से होती हैं। तो ये जो वेव्स टाइप से आपने बनाई है ना, ये जो आप बनाते हो इसी को बोलते हो कोगुलेशन। अब ये कोगुलेशन कितनी है, फुल है, हाफ है, कितनी है। अब ये कई बार आपने देखा होगा ऐसे भी होती है कोगुलेशन, इस टाइप से हो गया, फिर हो गया, फिर इस टाइप से हो गया, फिर ये हो गया। तो ये क्या है, सेमी कोगुलेशन में आती है काउंट, और जबकि ये क्या आती है, ये कोगुलेशन में आती है, लार्ज कोगुलेशन में आती है। मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा जब आगे, जब मैं पढ़ाने वाला हूँ। सीटी में ये कंसेप्ट आता है तो सीटी में और डिटेल में बता दूंगा। अभी आप इतना रखिए कि गेल्वन, और सबसे बेस्ट तरीका तो पता है क्या है, आपको वेट ही नहीं करना है मेरे पढ़ाने का, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। बेस्ट तरीका क्या है, आप जाके नेट पर सर्च करो, नेट पर जाके सर्च करो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, आपकी डायरेक्टली फोटो आ जाएगा, उस फोटो को आप देख सकते हो कैसी होती है देखने में, ठीक है ना। तो वहां से आप देख सकते हो 14, 20 और 10 का आपको एक क्राइटेरिया याद रखना है, इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन एस्टिमेशन। कि जब एस्टिमेशन किया जाता है तो हर पर्टिकुलर वर्क में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देखी जाती है कि इस काम को मैं कर रहा हूँ तो इसमें इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। जैसे वुड वर्क है तो वुड वर्क में एक्यूरेसी होती है 2 mm की, स्टील वर्क में एक्यूरेसी होती है 1 mm की, रेनफोर्समेंट में एक्यूरेसी होती है 5 mm की, वेट में 1 किलोग्राम की एक्यूरेसी होती है, लेंथ में होती है 0.01 मीटर, एरिया में 0.01 मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम होती है 0.01 मीटर क्यूब। तो ये तो 0.01 है लास्ट के तीन, तो इनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है सबसे ज्यादा किसमें, वुड वर्क में, और वुड वर्क एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। एक आती है स्टील वर्क में 1 mm, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये दो हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और थोड़े से दिमाग से स्किप भी हो जाते हैं। तो इनको अच्छे से याद रखना कि वुड वर्क 2 mm है, स्टील वर्क 1 mm है, और बाकी ये कितने हैं, 0.1 0.1 0.1 ही है। मीटर लेंथ है तो मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब आएगा। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, और एक बार आया अभी तक सिर्फ, लेकिन ये है कि अब ये पूछा जा सकता है क्या, कि अगर आपके थिकनेस ऑफ द स्लैब हो, डायमेंशन ऑफ द कॉलम हो, या बीम की कोई भी डायमेंशन मेजर की गई हो, तो उसकी जो एक्यूरेसी होती है कितनी होती है, 0.5 सेंटीमीटर होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेटेस्ट ये पूछा जा चुका है और फ्यूचर में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बाकी तो कई बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ द मटेरियल की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिसेंट पेपर्स देखेंगे एसएससी जेई के, ठीक है ना, रिसेंट पेपर देखेंगे एसएससी जेई के, तो उसमें कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, और उनमें मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ द मटेरियल से, तो उनमें कम से कम 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनको आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें डेटा ही इस तरह से दिया गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कंसेप्ट कहाँ से कैसे आप इसको सॉल्व करोगे कि राइट आंसर आ जाए अकॉर्डिंग टू एसएससी जेई। आंसर तो आ जाएगा आपका, लेकिन जो एसएससी जेई ने आंसर माना वो आंसर नहीं आएगा। उसमें फिर बहुत ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में फिर आपको अजम्पशन लेने होंगे, एरर अप्रोक्सीमेशन लगा के, और फिर आपको करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है 3.5 और एसएससी ने मान रखा होगा 3.6। अभी 3.5 3.6 कैसे हुआ, ये सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि एसएससी ने 3.5 को 3.6 कैसे कर लिया। तो ऐसा बहुत आपको देखने को मिलेगा, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब भी देखने को मिलेगा, और आपने खुद ने अगर किए तो आपको देखने को मिला होगा। तो चलिए, जो मैं समझाना चाहता हूँ पहले तो वो समझ लेते हैं, बाकी चीजों को भी ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, काम की बात कर लेते हैं। पहली चीज तो ये समझ लो कि एक आपके सामने एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि सीमेंट इज इक्वल टू 1 सम ऑफ द रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम इनटू टोटल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, देखो इसका बेसिक मतलब क्या है, बेसिक मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास में कोई 1:2:3 ऐसा कुछ आपको रेशो दे दिया कि ये आरसीसी या पीसीसी का आपके पास में प्रोपोर्शन है, और इस प्रोपोर्शन में आपको सीमेंट कैलकुलेट करनी है कि सीमेंट की क्वांटिटी कितनी है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है। और आपने 10 मीटर क्यूब का क्या है, आपने मिक्स बनाया है, ठीक है ना। मिक्स का प्रोपोर्शन तो आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्रोपोर्शन है, और 10 मीटर क्यूब आपने मिक्स बनाया है, इसमें बताओ सीमेंट कितनी है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर आपसे हो सकता है एग्रीगेट के बारे में पूछ ले, सैंड के बारे में पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखो, फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट सीमेंट कुछ भी पूछता है तो उसके लिए ध्यान रखना, सबसे पहले हम सीमेंट कैलकुलेट करेंगे। सीमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेशो, सम ऑफ द रेशो का मतलब क्या है कि जो आपका प्रोपोर्शन का मिक्स प्रोपोर्शन है, उसका प्रोपोर्शन का जो रेशो है वो क्या है। तो रेशो है आपका 1:2:3, तो सम 3 2 5 और 1 6 यानी 6, तो 1/6 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब के लिए ड्राई वॉल्यूम कितना है ये फिर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कितना क्या लिखना है, ड्राई वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई टोटल मिक्स कितना है, तो 10 मीटर क्यूब का आपका
टोटल मिक्स है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सीमेंट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने ये तो लिख दिया लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ड्राई वॉल्यूम की जगह क्या लिखना है। तो चलिए अभी समझ लें ड्राई वॉल्यूम की जगह क्या लिखना है। मान लीजिए आपके कोई भी कंक्रीट का वर्क है, कैसा भी कंक्रीट का वर्क है, बस उसमें क्या है, जो फ्लोरिंग का होता है, कंक्रीट की जो फ्लोरिंग होती है उसका केस को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, मतलब उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। उसको छोड़कर आपका कैसा भी वर्क है कंक्रीट का, तो ये जो वैल्यू होती है वो लेनी है आपको 1.54। कितनी लेनी है, 1.54 लेनी है ड्राई वॉल्यूम की जगह पर। यानी 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1.54 ड्राई वॉल्यूम होता है आपका। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगर आपकी ब्रिक मेसनरी है तो कितना लेना है, आपको लेना है 0.3। अगर स्टोन वर्क है तो स्टोन में अगर रबल मेजनरी है तो 0.42, अगर आपके कोर्स है तो 0.40 और असलर स्टोन मेजनरी है तो 0.25 आपको लेनी है। अगर मान लीजिए आपके 12 mm थिक प्लास्टर है तो आपको लेना है 0.0196, यानी कि आपको ये वैल्यू लेके चलनी है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब 0.02। ओके, तो ये आपको वैल्यू लेके चलनी है। अगर आपका पॉइंटिंग वर्क है तो पॉइंटिंग वर्क में आपको लेके जाना 0.006। मान लीजिए 2.5 सीसी सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर है तो आपको लेके चलनी है वॉल्यूम 0.04125। 5 mm है तो ये लेके चलनी है, 7.5 mm तो ये लेके चलनी है। तो ये सारी फिक्स वैल्यू, ये टेबल है, ये टेबल आपको यूज करनी है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट हो सकता है, आप सोच सकते हैं कि जो टेबल में जो वैल्यूज आई हैं ये आई कहाँ से हैं। आपको कैसे पता चला कि 1.54 ही लेना है, आपको कैसे पता चला कि ये वैल्यू यही आएगी, या फिर ये टेबल कैसे बनी है, तो उसका भी एक जवाब है। ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद फिर आई है वैल्यूज। तो मैं आपको क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो मैं पर्टिकुलर उस क्वेश्चन में सॉल्व करके भी बताऊंगा कि ये 1.54 कैसे है। ठीक है, और या फिर मान लीजिए 0.3 में ब्रिक मेजरमेंट में ले रहा हूँ 0.30 तो कैसे ले रहा हूँ ये भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा। और उसके लिए जो हिंट है वो मैं भी आपको बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब मैं क्वेश्चन करूंगा न्यूमेरिकल्स तब और बताऊंगा। तो देखिए, अगर आपके मान लीजिए 1.54 आपको कंक्रीट में लेना है, कंक्रीट अगर लाइम है तो लाइम के केस में भी आपको 1.54 ही लेना है। लेकिन लाइम कंक्रीट और आपके पास में नॉर्मल कंक्रीट दोनों के क्वेश्चन एक साथ हैं तो उस केस में लाइम की वैल्यू आपको कम लेके चलनी है, 1.52 के आसपास आप लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ एक ही है तो आपको 1.54 ही लेके चलना है। वॉल्यूम क्या होता है वन बैग सीमेंट का, 34.5 लीटर होता है या 0.0345 मीटर क्यूब होता है। नंबर ऑफ बैग इन 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 28.8। जनरली हम कितना लेके चलते हैं, 30 बैग्स। तो ये जो चीजें हैं, ये वाली चीजें तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, मैंने प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं प्लास्टरिंग वर्क की। जो प्लास्टरिंग का वर्क होता है, उस प्लास्टरिंग के वर्क में कुछ ना कुछ आपको क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है वैल्यू को, ताकि आप ड्राई वॉल्यूम में पहुंच सकें या कैलकुलेशन सही कर सकें। जैसे मान लीजिए आपको जो वैल्यू आपने रिक्वायर्ड होती है, उस रिक्वायर्ड वैल्यू में 30% इंक्रीज करना होता है 12 mm थिक प्लास्टर के लिए, और 20% इंक्रीज करना होता है 20 mm थिकनेस वाले प्लास्टर के लिए। किस लिए, कि ताकि अनइवन सरफेस को इवन किया जा सके। मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, ये वॉल अगर आप देखेंगे तो ये जो सरफेस है इसका, ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो सरफेस होगा ये एग्जैक्टली इवन तो होगा नहीं, ये अनइवन है। तो ये अनइवन है, जब आप ध्यान से देखेंगे इसको तो अनइवन को क्या करना होगा, इवन करना होगा। तो इवन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या है, प्लास्टर की क्वांटिटी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगी। तो ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, ये कितनी होती है, ये आपकी 30% होती है। एक्स्ट्रा जो आपको रिक्वायर्ड होगा 30% होगा, ताकि ये अनइवन है उसको इवन कर सके, फिल कर सके उन वॉइड्स को। ठीक है, कब, जब आपका 12 mm का प्लास्टर है, 12 mm थिक प्लास्टर है। अगर ये 20 mm थिक प्लास्टर होता तो 20 mm में ये 20% इंक्रीज करना पड़ता। समझा है, जैसे मान लीजिए 1 मीटर क्यूब आपको रिक्वायर्ड था पहले, तो अब आपको कितना हो जाएगा, 1.3 मीटर क्यूब हो जाएगा अगर 12 है तो। अगर 20 में तो 1.20 मीटर क्यूब रिक्वायर्ड होगा। पहली बात तो ये समझना कि ये हम इंक्रीज कर क्यों रहे हैं, हम इंक्रीज इसलिए कर रहे हैं ताकि जो यहाँ पे अनइवन सरफेस है, ये जो वर्ड्स बने हुए हैं छोटे छोटे से, इनको आप फिल कर सको, इवन बना सको सरफेस को। दूसरा, फिर उसके बाद में आपको 25% इंक्रीज करना होगा ड्राई वॉल्यूम में चेंज करने के लिए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, मान लीजिए 12 mm प्लास्टर है तो 1.3 इंटू, मतलब कि 30% तो आपने इंक्रीज कर दिया, किसके लिए, अनइवन सरफेस इवन करने के लिए। और 1.25 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं 25% और बढ़ा दिया, किसके लिए, ये बढ़ाया ड्राई के लिए और ये बढ़ाया आपने सरफेस के लिए। तो इतना वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड होगा जब आप क्या करेंगे, प्लास्टर करेंगे। ठीक है, ये थ्योरेटिकल के हिसाब से बता रहा हूं। तो आपसे एग्जाम अगर कोई पूछे कि प्लास्टरिंग के केस में ड्राई वॉल्यूम में बदलने के लिए आपको कितना % इंक्रीज करना होता है, आपके वेट वॉल्यूम को 25% इंक्रीज करना होता है। आपसे कोई बोलेगा कि जो अनइवन सरफेस है उसको इवन करने के लिए कितनी % इंक्रीज करना पड़ता है, 12 mm तक प्लास्टर को 30 mm करना पड़ता है। 20% करना पड़ता है किसके लिए, 20 mm के लिए। तो ये एग्जाम में याद पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है ये सारी चीजें। ठीक है, बात कर लेते हैं फ्लोरिंग वर्क की।
फ्लोरिंग का जो वर्क होता है, उस फ्लोरिंग के वर्क में आपको 10% इंक्रीज करना होगा वॉल्यूम को, अगर आपको अनइवन सरफेस को इवन करना है तो, ठीक है। और आपको 50% इंक्रीज करना होगा अगर आपको ड्राई वॉल्यूम में बदलना है तो यहाँ पे दो चीज होगी, 1.10 और फिर बाद में 1.5, ठीक है, 1.50। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 1 मीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, समझ में आया। तो बेसिकली जब आपको कैलकुलेशन करनी होती है तब आपको क्या करना होता है, ड्राई मिक्स निकालना होता है, और ड्राई के साथ साथ में अगर कोई अदर आपके पास में फैक्टर है तो वो भी कंसिडर करना होता है। अब बात कर लेते हैं ब्रिक वर्क की। ब्रिक वर्क के केस में आपको फ्रॉग वगैरह की फिलिंग जो होती है, वेस्टेज मटेरियल होता है, उसको कंसिडर करते हुए आपको 15% क्या करना होता है, मटेरियल को बढ़ाना पड़ता है, यानी जो वॉल्यूम होगा उसको 15% इंक्रीज करना होगा, किसमें, ब्रिक वर्क में। फ्रॉग वगैरह को कंसिडर करके चलना होगा, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिक ऐसी तो होती नहीं, ब्रिक में यहाँ पर फ्रॉग बना हुआ होगा, उस फ्रॉग में कुछ ना कुछ मटेरियल जाएगा, तो एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। साथ ही साथ में जब यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे तो कुछ ना कुछ मटेरियल वेस्ट भी होता है, वेस्ट मटेरियल होगा तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा, तो 15% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था, ये था हमारा लेक्चर नंबर 5। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां मैं आपको लेक्चर नंबर 6 प्रोवाइड करूंगा, और आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, आगे का जो वीडियो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको दो काम करने हैं। देखो, पहला काम तो ये करना है कि एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास में हैं तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास में नहीं है तो आपको मुझे मैसेज करना होगा, मैं आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना, स्कैन कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको व्हाट्सएप वगैरह से या जैसे भी मैं आपको भेज सकता हूँ, मेल करके तो मैं भिजवा दूंगा। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप का जो मेरा नंबर है, मैसेज वगैरह कर लेना, व्हाट्सएप का जो नंबर है मेरा वो अवेलेबल डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो मैं बता देता हूँ, 70 144 70 637, ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है, कॉल मत करना, ओनली मैसेज, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर नहीं है तो। दूसरा, मैंने ग्रुप भी बनाया है डाउट सॉल्विंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आपको डाउट वगैरह आता है तो उसको मैं सॉल्व करके क्वेश्चंस को फिर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं वीडियो बना के फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा, तो वो भी, उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से जा सकते हैं, ठीक है। तो डाउट वाला जो ग्रुप उसको भी करो। और तीसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे एक नया चैनल बनाया है नंदी नाम से, उसको सब्सक्राइब करो, उसमें सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता है, उसमें सब्सक्रिप्शन नहीं है, अभी नया ही चैनल बनाया है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, या फीचर्स चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा, तो उसको भी सब्सक्राइब करना, उसमें जो वीडियोस हैं उनको भी देखना, ठीक है। और आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ाई करनी है, और वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।